को जीत वायनाड में। और चूंकि अब गांधी परिवार में जो सदस्य प्रियंका गांधी थी जो संसद में नहीं थी, अब गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों संसद में दिखेंगे। और ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर होगी जिस तस्वीर के जरिए पीएम मोदी या बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं गांधी परिवार पर, एक बार फिर से उन आरोपों की झड़ी लगाएंगे। लेकिन यहां सबसे गौर करने वाली बात है कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी संकेत दे दिए कि आने वाले दिनों में उनकी भी इच्छा है कि वो राजनीति में आए, चुनाव लड़ें, संसद पहुंचे। इन सबके बीच महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों की तस्वीर साफ हो चुकी है। महायुति को बंपर बहुमत मिला है महाराष्ट्र में। झारखंड में जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत गौर करने वाली बात है यहां पर कि देखिए नंबर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पिंकी देखिए कि 54, महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को 54 और झारखंड में भी 54। ये 54 का आंकड़ा झारखंड में तो बेहतर है, झारखंड में तो सरकार बनाने के लायक है, लेकिन 54 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन को अगर महाराष्ट्र में मिल रहा है तो ये बहुत ही खराब प्रदर्शन है। और ये देखना होगा कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब करीब 85% और शिवसेना शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट 70%, एनसीपी अजित गुट का स्ट्राइक रेट 63% है। और दूसरी तरफ जो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन की पार्टियों की बात करें तो उस पार्टी के स्ट्राइक रेट को देखें तो बहुत कमजोर यहां पर नजर आता है। और इस स्ट्राइक रेट को लेकर मैं अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये जो स्ट्राइक रेट बता रहा है, एक क्लीन स्वीप कहीं ना कहीं बीजेपी यहां करती नजर आ रही है उन इलाकों में भी जिन इलाकों में लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था बीजेपी को, विदर्भ जैसे इलाके जहां पर कांग्रेस को लीड मिली थी, वहां उन इलाकों में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया एक तरह से। देखिए, ये असल में सामान्य ढंग से इसको नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जिन इलाकों को आप महाराष्ट्र को मानते थे कि कई इलाकों में बटा हुआ है और अलग अलग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं, लेकिन रिजल्ट बताता है कि बाकी सब खत्म हो गए। इस बार सिर्फ बीजेपी है या एनडीए है। एनडीए में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस जिस लेवल का है वो बाकी लोग उससे मैच नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हो के भी जिस शिंदे को हम श्रेय देंगे कि उन्होंने 4 महीने में काफ़ी कोर्स करेक्शन किया है लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार की छवि वापस बहाल करने में, और ये रिजल्ट ले आने में उनका भी योगदान है। इसके बावजूद उनको वोट उतने नहीं मिले हैं, उनके कैंडिडेट उतने नहीं जीते हैं। उनकी तुलना में अमित शाह ने कहा था कि साम दाम दंड भेद अपनाइए, लेकिन जीत पक्की कीजिए महाराष्ट्र में जीत पक्की करना बहुत जरूरी था। और वही अगर बात की जाए, अभी फिलहाल कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब विपक्ष कौन बनेगा। क्या अजित पवार को विपक्ष बनना पड़ेगा? क्या एकनाथ शिंदे की बात नहीं मानी जाती तो सीएम पद नहीं मिलता है तो क्या वो विपक्ष की तरफ जाएंगे, या कांग्रेस को एक बार फिर से वहां नई शुरुआत करनी होगी, नई शुरुआत के साथ कुछ नया अपनाना होगा? और क्या शरद पवार, अजित पवार एक साथ आएंगे दोबारा? कई ऐसे सवाल अभी उठ रहे हैं जिस तरीके से ये परिणाम सामने आए हैं उसके बाद। देखिए, एक तो पहले ही शरद पवार ये सिग्नल दे चुके हैं कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो रिटायरमेंट की सोचेंगे। और कंपैरेटिवली अजित पवार का रिजल्ट उम्मीद से काफ़ी बेहतर हुआ है, बेहतर नहीं हुआ, उम्मीद से काफ़ी बेहतर हुआ है। दूसरी ओर शिवसेना का झगड़ा भी इस बार लगता है कि सेटल हो गया फाइनल, लेकिन शिवसेना सेकेंडरी ही रह गई अभी भी। अब बीजेपी उससे काफ़ी ऊपर है, दोनों जोड़ लें तब भी। तो इसलिए नए परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बनेंगे श्योर, लेकिन इतनी सीटें जीतने के बाद बीजेपी और उसमें भी फडणवीस छोड़ देंगे सत्ता का मोह जो पिछली दफ़े हुआ है, वो मुझे नहीं लगता है संभव। तो इस बार सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और मोस्ट प्रोबेबली देवेंद्र फडणवीस ही होंगे आगे। वो शिवसेना को दे दें सत्ता, अब ऐसी सूरत दिखाई नहीं देती। लेकिन इस सिनेरियो पे बाकी क्या होगा ये भविष्यवाणी अभी मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नए सिरे से ध्रुवीकरण होंगे, और वो ध्रुवीकरण सारी पार्टियों में होंगे। शिवसेना नामक जो पार्टी काफ़ी दिनों से बहुत मजबूती से राज्य की पॉलिटिक्स में रही है, अब की के टूट और इस बार के रिजल्ट के बाद उसका ध्रुवीकरण एक नए तरह का होगा। एनसीपी भी नए तरह से जाएगी, और कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसको भी काफ़ी सारी जो प्राणायाम और योगासन कहिए
दंड प्राणायाम उनको करना पड़ेगा। जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा कि कांग्रेस को और मेहनत करनी होगी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि भाई एक चुनाव जीतते हैं उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आने लगती है और वो एनर्जी फिर नजर नहीं आती है, जबकि सामने बीजेपी 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहती है। और ये ही वजह है कि बीजेपी कमबैक बहुत शानदार तरीके से करती है। और कमबैक किस तरीके से किया है ये स्ट्राइक रेट बता रहा है। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में स्ट्राइक रेट बीजेपी 85%, बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 126 पर लीडिंग और जीत भी, अब नतीजे भी आ रहे हैं। तो 85% स्ट्राइक रेट। शिवसेना शिंदे गुट का 70% स्ट्राइक रेट। 81 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट ने चुनाव लड़ा था। 57 सीटों पर जीत और रुझान जो नजर आ रहे हैं वो आगे बढ़ता हुआ 70%। एनसीपी अजित गुट ने भी शानदार प्रदर्शन किया, 63%, करीब 64% स्ट्राइक रेट है। 59 सीटों पर चुनाव लड़कर 38 सीटों पर वो आगे चल रही है या जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं ये कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्ट्राइक रेट देखिए बहुत ही खराब, 19 सीटें। और यही सवाल जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को प्राणायाम और योगासन तमाम फिर करने होंगे, तो ये कौन सा योगासन करेगी कांग्रेस, क्योंकि ये बिहार के नतीजे, बिहार में भी कुछ इसी तरह से ज़्यादा सीटें हासिल कर कम सीटों पर जीत हासिल करती है। तो सहयोगी पार्टियां भी सवाल उठाती हैं कि भाई आप सीट तो ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन नुकसान उठाना पड़ता है पूरे गठबंधन को। तो कांग्रेस ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 22 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है और ये स्ट्राइक रेट करीब 19% के। शिवसेना उद्धव गुट की स्ट्राइक रेट भी 21%, ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं है। एनसीपी शरद पवार गुट सिर्फ 15% स्ट्राइक रेट, 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 13 पर सिर्फ जीत हासिल होती नजर आ रही है। ये स्ट्राइक रेट बता रहा है कि यहाँ महाराष्ट्र के नतीजे जो बहुत कुछ तय कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि असली एनसीपी अजित गुट को माना गया, असली शिवसेना शिंदे गुट को माना गया और शरद पवार। मैं इस पर आता हूं कि स्ट्राइक रेट पर एक सवाल यहां पर जरूर बनता है, झारखंड के भी स्ट्राइक रेट को हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद जी बहुत छोटा जवाब। शरद पवार एक माने जाते हैं राजनीति के चाणक्य, वहां क्या शरद पवार का जादू खत्म हो गया, क्या उनकी सारी स्ट्रैटेजी फेल हो गई? उनका अपना स्ट्राइक रेट देखिए 15% स्ट्राइक रेट है। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो शरद पवार का जादू कम हुआ है और उससे भी ज़्यादा ये है दूसरा जादू चल गया एनडीए का। लेकिन संगठन में और लोगों के हिसाब से हर आदमी मानता था कि अजीत पवार आगे हैं, उनके कैंडिडेट बेहतर थे शरद पवार की तुलना में। शरद पवार के साथ एक इमोशनल अपील तो जुड़ी हुई थी, लेकिन संगठन की क्षमता और लोगों का काम, ये सारा रिकॉर्ड अजीत पवार का बेहतर था। तो पॉलिटिक्स में इसका रोल ज़्यादा बड़ा है, ये अजीत पवार की जीत बताती है। जबकि वो एनडीए से अलग लाइन चलाते रहे, उन्होंने कई चीज़ों पे खुल के लड़ाई की और अपने कैंडिडेट को लेके वो आखिर तक इन बातों, जैसे नवाब मलिक के मसले को लेके वो आखिर तक पार्टी, उन्होंने अपने गठबंधन की परवाह नहीं की। तो खाली इमोशनल अपील से काम चलने वाला नहीं है। शरद पवार के पास अब वही रह गया था, इमोशनल अपील। बिल्कुल अरविंद जी, और माना जा रहा था कि शरद पवार का जादू कुछ जरूर चलेगा, जिस तरीके से आंकड़े एग्जिट पोल में बताए जा रहे थे। अब सुमित जरा झारखंड की भी तस्वीर क्लियर कर दीजिए स्ट्राइक रेट में। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र चुनाव का स्ट्राइक रेट हम दिखा रहे हैं, झारखंड का भी स्ट्राइक रेट जरूर हम दिखाएंगे कुछ देर में। झारखंड के स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो जेएमएम ने 72% स्ट्राइक रेट। किसमें कितना दम है उससे पहले ये दिखा देते हैं कि बीजेपी ने 149 उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस ने 101, ये 130 पर आगे। अभी जो ट्रेल चल रहा है, अभी जो लीडिंग और ट्रेल के जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये सारी तस्वीरें हैं, जिसमें बीजेपी 149 उम्मीदवार 130 पर आगे है, 19 पर पीछे है, 87.2 स्ट्राइक। देखिए ये स्ट्राइक रेट 85 को भी पार कर गया। और कांग्रेस को देखिए कि 101 उम्मीदवार 18 पर सिर्फ आगे है, 83 पर पीछे है। अपने आप में ये बता रहा है कि कांग्रेस के लिए कितना खराब प्रदर्शन है। स्ट्राइक रेट 17.8%। कांग्रेस क्या अरविंद जी, कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति, जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा इससे पहले, बिहार में इससे पहले हमने देखा कि करीब 78 सीटें शायद उसने ली थी कांग्रेस ने और 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। ये सहयोगी पार्टियों के मन में भी सवाल अब उठने लगे हैं। अखिलेश यादव भी अब यूपी में सीट बंटवारे में यही कहते हैं, संकेत देते हैं कि जिसकी जितनी हैसियत है, ताकत है, वो उतनी ही सीटें ले।
तो कांग्रेस के पास अब बार्गेनिंग पावर, ये प्रदर्शन जो है वो बार्गेनिंग पावर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। आगे आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि हमें इतनी सीटें दीजिए, क्योंकि ये लगातार अलग अलग राज्यों में खराब प्रदर्शन बता रहा है कि आप सीटें ज्यादा ले लेते हैं लेकिन प्रदर्शन आपका बहुत खराब रहता है। महाराष्ट्र के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती जो यूपी और बिहार के बारे में कहा, क्योंकि महाराष्ट्र में तीनों की हालत वही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लीडर तो पर्याप्त थे, लेकिन सोशल ग्रुप्स कोई बहुत क्लियर हैं कि वो मराठों के साथ हैं, अगड़ों के साथ, और मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है जो बिहार यूपी में काफ़ी है, और वो कांग्रेस के उस तरफ आने से झुक जाते हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी को देना हो या आरजेडी को। तो इसलिए महाराष्ट्र की बीमारी थोड़ी अलग है। महाराष्ट्र की बीमारी कांग्रेस में ज़्यादा नेता होना है। कांग्रेस में अभी भी देखिए, इस बार भी अभी टिकट बंटवारे के समय तक उनकी लड़ाई चलती रही है, और उसका परिणाम ये हुआ कि गठबंधन में जो लोकसभा के हिसाब से उनको जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो उस कंपैरिजन में कम मिली। अब रिजल्ट तो ये बता रहा है कि तीनों जने एक ही नाव में सवार थे, तो इसलिए वो अब उसकी शिकायत कोई करेगा नहीं। एक राहुल गांधी को लेकर यहाँ सवाल उठता है। राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर हमेशा जाते हैं, संविधान की कॉपियां भी बंटवाते हैं, और संविधान के हाथ में लेकर जाना, अडानी पर आरोप लगाना, ये किसान, जवान, संविधान, ये सब कुछ क्या नहीं चल पा रहा है। अब ये कांग्रेस को अब समझना होगा। हरियाणा में भी नहीं चला और अब यहां भी नहीं चला। कांग्रेस जाति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के जो भी सलाहकार हैं वो ये सलाह दे रहे हैं, और जाति का कार्ड चलता है तो कम्युनल कार्ड कटता है। ये बात एक तरह के थ्योरी में तो सही है, आप कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, उसमें भारी पड़ेगा। लेकिन जाति का कार्ड जादू से नहीं चलता है। कोई ऐसा जादू कह दीजिए आप कि हम ये जादू चला देंगे, इससे फिर जाति के पीछे काम करना होता है, वो उनको पोलराइज करना होता है। पुरानी कम्युनिस्ट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें तो उनकी गोलबंदी होती है। वो जब तक पार्टियां, ये समाज का ये ग्रुप गोलबंद नहीं होगा एक नारे के पीछे, तब तक जाति का कार्ड बिहार यूपी में इसलिए चल जाता है कि